फ्रेंड्स, एनके अकेडमी 36 में आपका स्वागत है। आज हम एडुटेरिया 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के बुक को देखने वाले हैं, जो कि ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचर एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण बुक है। इस बुक में टोटल 150 प्रैक्टिस सेट है। इस बुक की खासियत यह है कि प्रत्येक सेट में सभी विषय के प्रश्न डाला गया है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए यह बहुत ही शानदार बुक है। इसलिए आप सब जरूर इस बुक को एक बार पढ़ें। आज हम इस बुक का सेट 3 और सेट 4 का प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। इसका पहला प्रश्न है, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए में है 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है, तो ये सही है। और इसमें प्रश्न पूछता है कि पंजाब राज्य का विलय कब किया गया, तो ये 1849 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी में है महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में है दिलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दे दी गई, तो ये गलत हो जाएगा। 2.5 लाख नहीं, इसके जगह पे 5 लाख दी गई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? तो यह 1889 में। और सबसे पहली महिला कौन भाग ली थी? तो वो थी कादम्बनी गांगुली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है? तो देख लेते हैं इसमें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो ये 1909 में आया था। जालियांवाला बाग त्रासदी कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुई थी? तो ये 1931 में हुई थी। और अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो के समय। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? तो ये मातंगिनी हजारा। अगला प्रश्न है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। और दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई? तो ये 1884 में किया गया था। और ये पुणे में किया गया, पुणे। अगला प्रश्न है, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका जगह पहले खिज्र खां, उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, और उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 3, 2, 4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। तो पहला कथन है, रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश के चौथी स्वतंत्र शासिका थी, तो ये सही है। दूसरा कथन है, उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन नंबर केवल 1 सही है। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं इसमें। पहला कथन है, इल्तुतमिश ने सिजदा एवं तथा पैबोस यानी सम्राट के पैर चूमना की प्रथा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की, तो ये गलत हो जाएगा। सिजदा एवं पैबोस की प्रथा जो है कि शुरू किया था, ये बलबन के द्वारा किया गया था। दूसरा कथन है, बलबन ने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया, तो ये भी गलत है। यहाँ पे बलबन ने नहीं किया था, ये इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया था। इस तरह ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी,
ना तो एक और ना ही दो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पहले भुक्ति, उसके बाद विषय, फिर विधि, उसके बाद ग्राम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा होयसल मंदिर। और इसमें कंदरिया महादेव मंदिर किस शैली में बना था? तो इसका हो जाएगा ये संधार शैली और सुप्रस्थ शैली इसको बोला जाता है, संधार शैली। और श्री राम अयोध्या मंदिर जो है कि ये नागर शैली में बना था, नागर शैली। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये नाटककार थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं इसमें। पहला कथन है यानी ऑप्शन नंबर ए में है, पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से गठित होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है इसका। ऑप्शन नंबर बी में, पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र सीमा ये 18 वर्ष है। तो ये गलत हो जाएगा, 18 वर्ष नहीं, यहाँ 21 वर्ष है, 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी में, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। तो ये सही है, इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समादेश। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार के संवैधानिक अधिकार है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में कौन सा प्रभारी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय मानक ब्यूरो। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गलत को खोजना है। एक साइड है अनुसंधान संस्थान और दूसरे साइड है शहर। तो देख लेते हैं, पहला है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में है। तो ये सही है। अगला है हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में है। तो ये गलत हो जाएगा, देहरादून में नहीं, ये शिमला में है, शिमला। और तीसरा है वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट। तो ये सही है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, ये जबलपुर में है। तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 1 नंबर में है, रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, ये 1774 में किया गया था। दूसरा है, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना, ये 1975 में किया गया। तीसरा है, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, ये जो है कि 1973 ईस्वी में किया गया। चौथा है, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC की स्थापना, ये 1956 में किया गया। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 4 3 2। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31.2%। अगला प्रश्न, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका, रिचर्ड फेनमैन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेखीय गति का संरक्षण। अगला प्रश्न है, इको साउंडिंग का प्रयोग होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 1, समुद्र की गहराई मापने में। अगला प्रश्न, सोलर सेल निम्न में किसके बने होते हैं?
तो ये अर्धचालक के बने होते हैं, इसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन के बने होते हैं। अगला प्रश्न, ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है कहलाती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अम्ल वर्षा कहलाती है। अगला प्रश्न है, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहेडियम। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन, कैल्शियम के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फास्फोरस। अगला प्रश्न, किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडा में सभी एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें। पहला ऑप्शन में पेडोलॉजी, पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन, तो ये गलत हो जाएगा। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन, ये सही है। तीसरा है एंटोमोलॉजी, जंतु विज्ञान की शाखा है, सही है। अगला है ट्रोफोलॉजी, ट्रोफोलॉजी में पोषण का अध्ययन किया जाता है, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर ए गलत था। अगला प्रश्न, किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो ये लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैग्नीशियम करती है। अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपेंथेस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी12। और सीलियक रोग क्या होता है? ये छोटी आंत में गड़बड़ी के कारण होता है और इससे जो है कि ऑस्टियोपेरोसिस यानी हड्डियों में कमजोरी भी हो जाता है, हड्डियों में कमजोरी। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव कहलाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, इन विट्रो जीन बैंक। अगला प्रश्न है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2002 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैरिस टोड्रो मॉडल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देख लेते हैं इसमें। तो मधुबनी पेंटिंग जो एक चित्रकार, एक साइड चित्रकारी है और दूसरे साइड राज्य है। तो मधुबनी चित्रकारी जो है कि ये बिहार की है और लिपाक्षी कहाँ की है? तो लिपाक्षी ये आंध्र प्रदेश की है चित्रकारी। और पटचित्र कहाँ की है? तो ये उड़ीसा की है पटचित्र। और वारली कहाँ की है? तो ये वारली महाराष्ट्र की है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4, 3, 1, 2। आप लोग देख लीजिएगा इसको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फिलिप्स वक्र निम्नांकित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य फिलिप्स वक्र संबंध स्थापित करती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। तो एक साइड है सूची 1 में कोयला आधारित बिजली संयंत्र और सूची 2 में राज्य में अवस्थित। ये किस राज्य में अवस्थित है? तो देख लेते हैं। ये कहलगांव, पहला है कहलगांव। कहलगांव कहाँ है? तो ये बिहार में है। और दूसरा क्या है? दूसरा खारगोन है। खारगोन कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। और कोरबा कहाँ पे है? कोरबा छत्तीसगढ़ में है। और कुडगी कहाँ है? ये कर्नाटक में है। तो इस तरह मेरा ऑप्शन हो जाएगा
2143। तो 2143 किस में है? तो डी में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत को चुनना है। तो देख लेते हैं इसमें। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की पुस्तक है, ये सही है। उसके बाद जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये जे.एम. किन्स की पुस्तक है, ये भी सही है। एशियन ड्रामा गुरनार मिनरल, ये भी सही है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये कार्ल मार्क्स, ये गलत हो जाएगा। ये है डेविड रिकार्डो की है ये पुस्तक, डेविड रिकार्डो की है। अगला प्रश्न AFSPA पहली बार कहां लगाया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। AFSPA पहली बार कहां लगाया गया? तो ये 7 पूर्वोत्तर राज्य में लगाया गया था। अगला प्रश्न है मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो ये 1963 ईस्वी में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ये शामिल नहीं है भारतीय मुद्रा बाजार में। अगला प्रश्न है पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुनाई के लिए पोचमपल्ली प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स ये आंसर रहा, ये सेट 3 का पूरा डिस्कशन था। एडुटेरिया 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 4 का पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया? तो ये सोमेश्वर प्रथम थे। अगला प्रश्न है चोल मंदिर में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विमान। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अतीश दीपंकर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक साइड घटना है और दूसरे साइड वर्ष है। तो पहला है बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या ये कब हुई थी? तो ये 1659 ईस्वी में हुई थी। दूसरा है शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर हमला ये कब हुई थी? तो ये 1663 ईस्वी में हुई थी। और तीसरा है सूरत की पहली लूट, ये जो है कि 1664 ईस्वी में हुई थी। और चौथा है सूरत की दूसरी लूट, तो ये 1670 ईस्वी में हुई थी। इस तरह हो जाएगा आंसर ABDC। तो ABDC किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो ये हुमायूं का मकबरा है जो कि दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में है। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में मजलिस से खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था? तो ये ऑप्शन नंबर सी, सदर उस सुदूर शामिल नहीं थे। तो कौन कौन से शामिल थे? तो दीवान ए इंसा, अरीज ए मुमालिक और ये वजीर, ये तीनों शामिल थे। अगला प्रश्न चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 120 अध्याय, वो 8 खंड में विभाजित थे। अगला प्रश्न है भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये AB ठक्कर के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं। पहला कथन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे, तो ये सही है। दूसरा कथन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, तो ये भी सही है। अगला कथन है 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल थे, तो ये भी सही है। इस तरह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है किसने कहा था साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? तो ये महात्मा गांधी जी ने बोला था। अगला प्रश्न सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा, संयुक्त प्रांत में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? तो ये 1909 ईस्वी में लिखी गई थी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल NK Academy 36, जिसमें कि एडुटेरिया 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के सारे प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जिसमें टोटल 150 प्रैक्टिस सेट है। प्रत्येक वीडियो में 2 सेट का रिवीजन कराया जाएगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये लॉर्ड मैकाले ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन ये अनुच्छेद कितना में है? तो ये अनुच्छेद 51 में है, अनुच्छेद 51 में। अगला प्रश्न है, सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए की गई थी सुंगलू समिति का गठन। अगला प्रश्न, एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। अगला प्रश्न, जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति के द्वारा। प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई? तो ये 243 का डी में किया गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव के कारण होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कायांतरित चट्टान। अगला प्रश्न है, भारत में कौन से महीने वापसी मानसून लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं? तो ये अक्टूबर और नवंबर जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पीरपंजाल श्रेणी अवस्थित है? तो ये लघु हिमालय में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, आम्रवर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानसून पूर्व वर्षा। अगला प्रश्न, वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समय अवधि में पूरा करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि मांस को 140 डिग्री सी से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेलार्ड अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मेडुला ऑब्लंगेटा का कार्य नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण ये मेडुला ऑब्लंगेटा का कार्य नहीं है। तो कौन कौन से हैं? रक्त दाब का नियंत्रण करना, हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना और उपापचय का नियंत्रण करना, ये सभी जो है कि मेडुला ऑब्लंगेटा का कार्य है। अगला प्रश्न, ओटोवान गुएरिको 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो ये हो जाएगा वायु पंप या फिर निर्वात पंप भी इसको बोला जाता है, निर्वात पंप। अगला प्रश्न है, अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आभासी लगान कहते हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में किस सम्मेलन की देन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत को जाना जाता है चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष। और सुंदरलाल बहुगुणा जो है कि चिपको आंदोलन के नेता थे। अगला प्रश्न है, लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय बायोम के अंतर्गत आते हैं।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा टैगा, ये टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य या मोटो क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, यानी 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक HDI का निम्नलिखित में कौन सा एक आयाम नहीं है? तो इसका जो है कि इसका ऑप्शन नंबर डी ये नहीं है। स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति यानी पहुंच हेतु योग्यता, ये जो है कि मानव विकास सूचकांक की आयाम नहीं है। तो कौन कौन से हैं? तो लंबा एवं स्वास्थ्य जीवन के जीने की क्षमता, ज्ञान जर्न की क्षमता और अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने की क्षमता, ये सभी HDI यानी मानव विकास सूचकांक का आयाम है। अगला प्रश्न है, गहन जिला कृषि कार्यक्रम IADP को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो ये जो है कि इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1960-61 में प्रारंभ किया गया गहन जिला कृषि कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना % है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो देख लेते हैं। पहला है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक यानी KR कर्नाटक में है। और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। और सत्यमंगल बाग आरक्षित क्षेत्र ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? ये केरला में है, केरला। तो इसमें जो है कि 2 नंबर ऑप्शन ये नहीं है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान ये कावेरी बेसिन में स्थित नहीं है। तो इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 3, 4 सही है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला इसमें सेट 4 में कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको देखते हैं। तो पहला है, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। दूसरा है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कोलडीवा से प्राप्त हुआ है। तीसरा है, आग का आविष्कार हुआ है, तो ये पुरापाषाण काल में हुआ है। पहिए का आविष्कार कब हुआ है? तो ये नवपाषाण काल में हुआ है। अगला है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? तो ये जौ या यव है। अगला है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा है? तो ये तांबा है। अगला है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। अगला है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे, तो ये लोथल एवं सुतकोतदा थे। आगे है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त यानी जुड़वा राजधानी कहा? तो ये स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। फ्रेंड्स, ये सेट 4 का डिस्कशन था और इसका आंसर रहा, ये मिला लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें और जो भी चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।